चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक साइंस में एक केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज मैटर खत्म किया है और एक मोशन हुआ है हमारा फ्रॉम फिजिक्स पार्ट। बायो का एक पार्ट, एक चैप्टर चालू करते हैं दैट इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल। हाँ हाँ, वही मतलब इसी का एक नाम और है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो बेसिकली क्या होता है, हमारा सेल सेल ही हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, भले हमें दिखने में ऑर्गेन्स दिखते हैं, ऑर्गेन सिस्टम दिखता है, पर वो सारे ऑर्गेन्स बने हुए सेल से ही है ना। मतलब अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें पूरे बॉडी की, तो सेल्स हैं जो मिल करके टिश्यूज बनते हैं, फिर यही टिश्यूज मिल करके क्या बनते हैं, ऑर्गेन्स। सारे ऑर्गेन्स मिल करके अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं। जैसे कि अगर आप एक बात करो डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें अलग अलग ऑर्गेन है, जैसे कि स्टमक है ना, इंटेस्टाइन, ये सब अलग अलग ऑर्गेन्स हैं जिनसे मिलके वो ऑर्गेन सिस्टम बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात कर लो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो लंग्स, विंड पाइप, नॉस्ट्रिल, ये सब अलग अलग ऑर्गेन है जिससे मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, ये सब अलग अलग ऑर्गेन है जिससे मिलकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। पर वो ऑर्गेन किससे बने होते हैं, टिश्यू से। और टिश्यूज का सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल। मतलब सोचे कि एक सेल को एक काम दिए तो उसको टाइम लग रहा होगा करने में और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, तो क्या किया हमने, बहुत सारे सेल को मिलके वो काम दे दिया। तो वो बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, टिश्यूज। ठीक है, और यही टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गेन बनेंगे और ऑर्गेन्स मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम बन रहा है। और हमारी बॉडी में सिर्फ एक सिस्टम तो नहीं है, बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गेन सिस्टम है, और जब वो सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाएंगे तब एक ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। ठीक है, पर पूरा काम किस लेवल पर होता है, सेल लेवल पर। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। आप ऐसे कंपेयर करना चाहो सेल को, तो हम अपने घर के ब्रिक से सेल को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। भले हमारे घर में हमें ब्रिक्स नहीं दिख रहे हैं, बट अल्टीमेटली पूरा घर तो बना ब्रिक से ही है ना। वो ब्रिक्स कंबाइन होकर के एक वॉल बने, 4 वॉल मिल करके एक रूम बना, और 4 रूम बन करके एक घर बना। इन द सेम वे सेल्स मिलकर के टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गेन, ऑर्गेन मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम्स। समझ रहे हैं क्या। तो जैसे सेल इज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, इन द सेम वे ब्रिक्स आर द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ अवर हाउस। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये हमारा हायरार्की है ना। अगर अपन बात करें तो सेल्स मिलके टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गेन्स, देन ऑर्गेन सिस्टम, एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। पहली तो हम बात करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो थोड़ा डिस्कवरी देखेंगे कि किसने सेल को डिस्कवर किया था, कैसे किया, है ना। फिर अपन, हाँ, टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। हम बात करेंगे साइज के बारे में, हम बात करेंगे शेप के बारे में। अलग अलग साइज के और शेप के सेल अवेलेबल हैं हमारी बॉडी में, तो उनका साइज, उनके शेप के बारे में बात करेंगे। फिर उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सेल किन किन चीजों से मिलकर के बना है, या एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और फाइनली एक और टाइप हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये तो टाइप अलग होता है, एक और टाइप पढ़ना है, वो होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 2 टाइप के सेल पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हाँ, बना हुआ मतलब उसके अंदर का पार्ट पढ़ना है। जैसे आप एक सेल बोल रहे हो ना कि ये सेल है, तो इसके अंदर कुछ होगा ना जिसको, हाँ, मिल के नहीं बोलना चाहिए, उसके पार्ट्स हैं बोलने चाहिए। ठीक है, सेल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो अपना अपना टास्क परफॉर्म करती है। तब तो आप बोल रहे हो ना कि सेल आपका फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट बोल लो, या आप बोल सकते हो कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल तो अपन बोल ही रहे हैं, बट इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेल को इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोल रहे हैं ये दोनों वर्ड, बिकॉज सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और पूरा फंक्शन सेल लेवल पर परफॉर्म हो रहा है।
सेल के पास अलग अलग पार्ट्स होंगे जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उसको फंक्शनल पार्ट भी बोल रहे हैं हमारी बॉडी का। अगर सोचिए वो सेल काम करना बंद करेगा ना, या वो उसके और उसके जो पार्ट्स है वो काम करना बंद करेंगे, तो सेल काम करना बंद कर देगा। अल्टीमेटली वो सेल बंद करेगा काम करना, तो इफेक्ट किसको आएगा? टिश्यूज को। अल्टीमेटली वो इफेक्ट आपको ऑर्गन सिस्टम में दिखना चालू हो जाएगा। देखिए काम तो सेलुलर लेवल पर ही हो रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, खत्म नहीं होगा, मतलब उसको क्योर करने के तरीके होते हैं। जैसे अब कुछ डैमेज हो रहा है, तो जैसे सेल के अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स, है ना। अपन पढ़ेंगे अभी एक एक करके सारे पार्ट्स। बट अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, तो एक पार्ट होता है हमारे सेल के अंदर जिसका नाम है लाइसोसोम। ये क्या करता है? जो सेल डैमेज हो गया है ना, उस डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर देता है, ताकि वो डैमेज सेल, या अगर वो सेल पॉइजनस हो गया होगा, तो वो आपके और किसी सेल को क्या ना करे, हार्म ना करे। तो ये लाइसोम क्या करता है? उसको पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है सेल का जिसका फंक्शनिंग है डाइजेशन करना। समझ गए क्या? तो नॉट जस्ट सेल, अगर सेल का कोई पार्ट भी काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको भी ये लाइसोम क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, कैसे कर लेता है मतलब? तो कैसे आज वाइट ब्लड सेल की कमी हुई है, कैसे ठीक कैसे कर सकते हैं? वो अलग अलग सप्लीमेंट्स देते हैं हमें कि आप ये इनटेक करोगे तो इससे आरबीसी बढ़ेगा, आपके डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, है ना। हम सीबीसी कराते हैं, हम काउंट ब्लड सेल्स काउंट कराते हैं, तो उसमें पता चलता है कि क्या क्या कमी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको। हाँ ठीक है, तो चलो सेल के बारे में लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। पहले अपन डिस्कवरी हिस्ट्री देखते हैं कि कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व थे, किसने सेल डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, है ना। सेल के अंदर एक मेन पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? ठीक है, तो इसमें लिखेगा सेल के बारे में। बता रहा हूँ, सब चीज एक बार में जान लेगा क्या? हाँ हाँ, हेडिंग डाल लो आप लोग, सेल। सेल लिखो इसमें, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल से स्मॉलेस्ट कुछ नहीं है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम क्यों उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोल रहे हैं। देखिए सेल मेक्स अप अ बॉडी, है ना। सेल से ही बॉडी बन रही है, बॉडी को स्ट्रक्चर मिल रहा है। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सेल्स के ही पार्ट्स हैं जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन करना सेल करता है, प्रोटीन बनाना वो भी सेल करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम अपन पढ़ेंगे अभी जो सेल के लेवल पर ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, हाँ। हम्म, वो ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है। वो आप क्या करती हैं? ब्लड के एक क्लॉटिंग कर देती हैं, जमा देती हैं खून को, है ना, जिससे और वाटर का, सॉरी, ब्लड का लॉस ना हो जाए हमारी बॉडी से, है ना। कि कभी भी अगर हमें इंजरी होती है, तो वो ब्लड क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एक प्रोटीन होता है जो उस ब्लड को क्या कर देता है? जमा देता है, कोएगुलेट कर देता है, जिसको अपन क्लॉटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग। बट उसके लिए हेल्प कौन करता है? ब्लड के ही प्लेटलेट्स। ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एक व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स जरूरी होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होंगे तो आपको अगर हल्का सा भी कट लगेगा, तो पूरे बॉडी का आपका 6-7 लीटर खून बाहर आ सकता है उस कट से। वो ब्लड का फ्लो रुकेगा ही नहीं, ये इसके कारण क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड आना बाहर बंद हो जाता है फिर। ठीक है, हाँ चलिए इसमें लिखेंगे, क्या लिखिए? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, when he was observing, when he was observing, when he was observing thin sections of, thin sections of
cork of bark of a tree. हाँ मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा समझ लो, है ना, जिससे हम वो भी बनाते हैं ना, वो कॉर्क से वो बनता है आपके बॉटल के जो ढक्कन होते हैं, है ना, और आपकी जो शटल कॉर्क्स होती हैं, है ना, उसमें भी कॉर्क यूज होता है. कॉर्क ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री अंडर अ सेल्फ डिजाइंड under a self-designed under a self-designed compound microscope under a self-designed compound microscope. कंपाउंड का मतलब है यहां पर ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज्यादा लेंस होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जैसे एक ये हो गया लेंस, है ना, ऐसे और भी एक दो लेंस एक के बाद एक लगाओगे तो उससे पावर बढ़ जाता है ना, मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है. तो उनके माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस थे जिसके हेल्प से वो प्रॉपर और मैग्नीफाई करके सेल को ऑब्जर्व कर पाए थे. ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड एंड नोटिस्ड एंड नोटिस्ड honeycomb like compartments and noticed honeycomb, HONEY, हनीकॉम्ब समझते हैं क्या, जो उनका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जो हाँ शेप होता है ना, वैसा टाइप का उन्होंने हनीकॉम्ब like compartments, honeycomb like compartments. हाँ आएगा, अपन पढ़ेंगे लिखेंगे दोनों पॉइंट. honeycomb like compartments and noticed honeycomb like compartment. और इसी कंपार्टमेंट्स को ना लैटिन में सेला बोलते थे. क्या बोलते थे? हाँ, कंपार्टमेंट का मतलब लैटिन में सेला होता है, तो वहां से वर्ड आया था सेल्स. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में उसको लिखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. डेफिनेशन तो ये है ही नहीं. सेला कंपार्टमेंट का मतलब लैटिन में सेला होता है, तो सेला से ही वर्ड आया सेल. मतलब सेल वर्ड कहां से आया ये बता रहा हूं मैं आपको. ठीक है, बिकॉज वो जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने ऑब्जर्व किए ना, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे थे, छोटे छोटे घर होते हैं वैसे कंपार्टमेंट्स टाइप के थे, तो उन कंपार्टमेंट को लैटिन में सेला बोलते हैं, तो इसलिए सेल वर्ड आया. ठीक है, एक पॉइंट इसी के बारे में लिख लेते हैं, नीचे लिखो. द टर्म सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म cell was derived from a Latin word cella, derived from a Latin word cella, meaning a little room, meaning a little room या compartment, little room और compartment. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए थे उसके बार्क ऑफ अ ट्री में, जैसे इस टाइप के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे. ठीक है, और कंपार्टमेंट्स में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ डार्क कलर बॉडी है इन द मिडिल, और वही एक्चुअली में न्यूक्लियस थी, बट इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. तो अगला एक पॉइंट लिखेगा और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन discovered the nucleus. Robert Brown discovered the nucleus. ठीक है, किसी भी सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो उस सेल का डायरेक्टर होता है. समझ रहे हैं क्या? सारे फंक्शन सेल के परफॉर्म जो होंगे वो कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस. ये इसका मेजर फंक्शन है. ठीक है, इट विल कंट्रोल ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट्स इन अ सेल. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का काम होता है. जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन कंट्रोलर है, इन द सेम वे सेल का कंट्रोलर कौन है? न्यूक्लियस. ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. ये तो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हो गया. रॉबर्ट ब्राउन
डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पुरकिंजे, PURKINGE, sorry, Purkinje gave the name, Purkinje gave the name, gave the name protoplasm, protoplasm, protoplasm for the jelly-like, for the jelly-like, for the jelly-like, JELLY, for the jelly-like semi-fluid material, jelly-like semi-fluid material, jelly-like semi-fluid material of the cell, of the cell, सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल। मतलब आप देखिए सेल के अंदर अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस एक सेमी फ्लूइड जेली जैसा एक मटेरियल होता है जिसको अपन फ्लूइड बोल सकते हैं, सेल का फ्लूइड है वो, है ना। उसी को अपन एक्चुअली में फ्लूइड का नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको अपन? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल होता है और प्लाज्मा मतलब लिक्विड होता है। तो सेल के लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनलीज होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनलीज फ्लोट होते हैं। यही वो ऑर्गेनलीज है जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गेन्स हैं, ये बड़े बड़े हैं ऑर्गेन्स। हाथ हमारा एक ऑर्गेन हो गया, तो ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेन्स हैं। पर सेल तो छोटा है ना, एक सेल तो बहुत छोटा होगा। देखो ना, उस सेल को ऑब्जर्व करने के लिए उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा। मतलब सोचिए वो एक सेल कितना छोटा होगा। तो उस छोटे से सेल के अंदर के पार्ट्स को ऑर्गेनली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनली। ऑर्गेन तो पूरा वर्ड यूज करेंगे ही, पर ऑर्गेन बड़े पार्ट्स के लिए हो गया, तो छोटे पार्ट्स के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ऑर्गेनली। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसके अंदर ये ऑर्गेनली फ्लोट करते हैं और अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। जिसका जो टास्क दिया हुआ है वो टास्क परफॉर्म करेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो कंप्लीटली एक सेल में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं समझना। एक तो उसकी मेम्ब्रेन होती है बाहर की, है ना, जो उसको दूसरे सेल से सेपरेट रखेगी। तो ये मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये पूरे पार्टिकल्स, ये पूरा मटेरियल बाहर चला जाता, मिक्सअप हो जाता ना, दो सेल का मटेरियल आपस में मिक्स हो जाता। तो इसको अवॉइड करने के लिए सेल के पास क्या होती है? एक मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर सेकेंड मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस और थर्ड मेन पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनली हैं और वो सब अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। क्या समझ रहे हैं? साइटोप्लाज्म का मतलब क्या बताया, पहले ये बता। सेल लिक्विड को ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और उसी में आपके ऑर्गेनली फ्लोट करते हैं, बस। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ये क्योंकि लिक्विड है। ठीक है। बाकी अपन साइटोप्लाज्म को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैंने आपको तीन मेन पार्ट बताए हैं। एक हो गया लाइट बोलोगे? भाई लगता है लाइट गुल हो गई।
क्या हुआ सर, लीव क्यों कर दिए? Anybody there? Power cut in your areas also? हाँ, यहाँ पे भी हुआ है। मतलब ट्यूशन में भी पावर कट, बधाई हो। आया है ग्रुप में।
क्यों किचन ऑफ द सेल बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे खाना बन रहा है। चलिए, क्या क्या लिख रहे थे अपन? कहां तक देख लिया था हमने? हमने रॉबर्ट हुक के बारे में लिख लिया था, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में लिख लिया था हमने, परकिंजे के बारे में लिख लिया था। यहां तक हो गया था। तो तीनों का मेन मेन पॉइंट्स याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, तो आता है ना क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, तो उसमें पूरा लिखना है कि he was doing the he was observing the corp of a bark of a tree, and during his observation he found compartment like structure and he named it as cell। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सेल थ्योरी के बारे में लिखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। दोनों के नाम लिख रहा हूं मैं ना, जो ये आपके साइंटिस्ट थे, SCHLEIDEN, शिलिडन, एंड स्वान, SCHWANN, है ना। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, हाइफन डाल के लिखेंगे। दे प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, दे प्रपोज्ड the cell theory, they proposed the cell theory which states that they proposed the cell theory which states that the basic structural and functional unit, which states that the basic structural and functional unit, the basic structural and functional unit of all the plants and animals, the basic structural and functional unit of all the plants and animals is cell, is cell, is cell। Functional unit of all the plants and animals is cell। ठीक है, ये तो सेल थ्योरी का एक पॉइंट हुआ, बट एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक पॉइंट और दिया, तो उनका भी नाम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। रुडोल्फ वर्चाउ, हाइफन डाल के लिखेंगे। proposed another point of cell theory, proposed another point of cell theory, proposed another point of cell theory, proposed another point of cell theory which states that new cells are formed from pre-existing cells, new cells are formed from pre-existing cells। तो इन दोनों को मिलाकर के दो पॉइंट हो जाएंगे सेल थ्योरी के। पहला पॉइंट विच वाज proposed by this two, कि the structural and functional unit of all plants and animal is cell, या cell is the structural and functional unit of all plants and animals, कुछ भी बोल सकते हो। और सेकेंड पॉइंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि कोई भी नया सेल पुराने सेल से ही बनता है डिवाइड होकर के, तो ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है,
तो ये इतने हमारे साइंटिस्ट बोल लो या बायोलॉजिस्ट बोल लो, इनके हम नाम और कंट्रीब्यूशन याद रखें। कौन कौन हो गए? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, देन परकिंजे। लेवॉक का नहीं लिखा, उसका भी, उनका भी एक पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लो, उनका भी एक पॉइंट लिखिए। ल्यूवेनहॉक है ना, LEUWENHOEK, ल्यूवेनहॉक, इनका भी पॉइंट लिखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व, he was the first to observe, he was the first to observe living cells, living cells, living cells। जैसे रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, बट दैट वाज अ डेड सेल। कॉर्क ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री वाज अ डेड सेल। जैसे हमारी बॉडी में भी डेड सेल्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी डेड सेल्स होते हैं। एक और एग्जांपल डेड सेल का है, वो जो नारियल के ऊपर का पार्ट होता है जिसको अपन हस्क बोलते हैं, है ना, वो भी एक तरह का डेड सेल होता है। उसका काम सिर्फ एक ही है, अंदर के फ्रूट का प्रोटेक्शन। अंदर के फ्रूट, जो नारियल अपना फ्रूट है अंदर, उसका क्या करेगा? वो प्रोटेक्शन करेगा। इसलिए उसको थोड़ा सा मोटा भी रहता है वो, और डेड रहता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन करने का है। तो वो डेड सेल्स होते हैं। तो डेड सेल्स भी सेल्स तो है ही ना वो भी। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। लाइक बैक्टीरिया लिखो। लिखो, लाइक बैक्टीरिया ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालिएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो, ये किस बेसिस में अपन डिफाइन क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सुन रहे हो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गया, है ना, हाँ, पैरामीशियम हो गया, और एक हो गए आपके मल्टीसेलर। तो जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो जाएंगे, दे विल कम अंडर मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिखेंगे इसका नीचे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के आधार पे, है ना। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए ना डिफरेंशिएट करने का। समझ रहे आप लोग क्यों क्या बोल रहे हैं? जैसे आप लोग को डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू क्लास, कि क्लास 8 वाले इस रूम में बैठेंगे, क्लास 9 वाले इस रूम में बैठेंगे, क्लास 10 वाले दूसरे रूम में बैठेंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया था डिवाइड करने का क्लास वाइज। वैसे ही इनका क्या क्राइटेरिया डिवाइड करने का? सेल के नंबर के हिसाब से, कि जिनके पास एक सेल है उसको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे? यूनिसेलर की कैटेगरी में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। organisms are divided into two types. Organisms are divided into two types. First लिखेंगे unicellular organisms, unicellular organisms। यूनि मतलब वन होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाइफन डाल के पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, फिर मल्टी में आएंगे। देखो हाइफन डाल के, these are formed of one cell only, these are formed of, these are formed of one cell only, one cell only। एग्जाम्पल लिखेगा, एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा AMOEBA, अमीबा। पैरामीशियम PARAMECIUM, पैरामीशियम, कॉमा, हाँ, बैक्टीरिया, कॉमा, ईस्ट, एक्सेट्रा। बैक्टीरियाज,
ईस्ट एक्सेट्रा। और जो क्योंकि सिंगल सेल है तो दे आर माइक्रोस्कोपिक है ना, क्योंकि एक सेल तो हमें दिखता भी नहीं है ना, वी कैन नॉट सी अ सिंगल सेल बाय आवर नेकेड आई। आप नेकेड आई की हेल्प से उसको नहीं देख सकते, यू नीड अ माइक्रोस्कोप। तो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म तो आपको ऐसे दिखने से रहे, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो एक लाइन वो भी लिखना कि दे आर जनरली माइक्रोस्कोपिक, दे आर जनरली माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब है कि दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दे आर जनरली माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, और यहां पे कोई टिश्यू इश्यू नहीं बनने वाला। कैसे बनेगा टिश्यू? क्योंकि टिश्यू तो अपन बोल रहे हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से टिश्यू बनता है। यहां तो सेल ही एक है, तो काय का कॉम्बिनेशन, तो काय से टिश्यू बनेगा? तो यहां पे टिश्यू नहीं बनता। ठीक है, चलो सेकेंड लिखना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इनको अपन प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों को कंबाइनली प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं दोनों, प्रोटोजोआ। ब्रैकेट में लिख लोगे, दोनों के बगल में ब्रैकेट में प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाइफन डाल के लिखेंगे, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स। जैसे यहां पे अपन लिखा था दीज आर फॉर्म्ड ऑफ वन सेल ओनली, यहां लिखेंगे दीज आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स, these are formed of many cells, also called, कॉमा डाल के लिखेंगे, also called मेटाजोआ। जैसे ये प्रोटोजोआ थे, ये मेटाजोआ। इसमें एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसमें तो सेल्स मिलकर के टिश्यू बनेंगे ना, देखिए सेल्स हैं बहुत सारे, तो ये बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनेंगे? टिश्यूज, ताकि काम डिवाइड हो सके, है ना। एक सेल को एक काम दोगे, दूसरे सेल को एक और काम दोगे, तीसरे को एक और काम दोगे, तो तीनों उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। पर अगर तीनों को एक ही काम दोगे तो जल्दी करेंगे। इसको बोलते हैं काम को बांटना, डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो लिखो इन देम, फुल स्टॉप डाल के, इन देम, इन देम, किसकी बात कर रहे हैं अपन? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इन देम, कमा, डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर इन देम, द डिविजन ऑफ लेबर इज बिटवीन डिफरेंट सेल्स, is between different cells or tissues or organs। देखिए यही टिश्यू मिलके तो ऑर्गन बनते हैं, वहां फिर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। जैसे सेल्स मिलकर के टिश्यू बन रहे हैं, उसको आप डिवीजन ऑफ लेबर बोल रहे हो, काम बांट देना। वैसे ही टिश्यूज मिलके भी तो ऑर्गन बन रहे हैं, तो वहां फिर से डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखे? डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स performing specific functions, performing specific functions, performing specific functions। इसका क्या मतलब हुआ performing specific functions? हाँ, अलग अलग ऑर्गन के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। नॉट लाइक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कि एक ही सेल सारे काम कर रहा है ना। अमीबा का एक सेल सारे काम करेगा। हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उनके भी वही लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो भी खाना खाएंगे, तो वो उसी सेल से खाना भी खा रहा है ना। उसको पचाएंगे, उसी सेल से वो पचा भी रहा है ना। फिर वहीं वो बांट भी रहा है खाना एक ही सेल में, अंदर अंदर। फिर डाइजेस्ट करने के बाद जो एक्सक्रीशन करेगा वो भी उसी सेल से हो रहा है, रेस्पिरेशन भी वहीं से करेगा। तो एक ही सेल है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज गोइंग इनसाइड अ ऑर्गेनिज्म। बट मल्टीसेलर में हर एक सेल का ग्रुप टिश्यू बना चुका है, टिश्यूज मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना चुके हैं जो एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, और उस ऑर्गन सिस्टम को एक पर्टिकुलर काम सौंपा गया है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहेलेशन एक्सहेलेशन का काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना अलग काम करेगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो वहां पे अलग अलग सेल्स, टिश्यूज मिलकर, टिश्यूज से ऑर्गन मिलकर के एक हर पर्टिकुलर सिस्टम को एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है, उसको वही परफॉर्म करना है। नॉट लाइक अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल को सारे काम करने हैं, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। एम आई क्लियर? ठीक है, समझ गए ये? तो ये आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और किस बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दैट ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। अगर वो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है तो यूनिसेलर, इफ इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल या मेनी सेल्स देन इट इज अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो हम मल्टीसेलर कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। प्लांट्स आपके मल्टीसेलर कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे सेल शेप एंड साइज। सेल्स शेप एंड साइज। सेल्स हाइफन डाल के तो ये एपिस्ट्रॉफी एस लिखना ना। सेल्स शेप एंड साइज। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं, क्या क्या शेप के हो सकते हैं सेल। साइज में कुछ सेल्स छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल भी हमारी बॉडी का होता है, एक लॉन्गेस्ट सेल भी होता है, लार्जेस्ट सेल भी होता है। तो वो कौन कौन से सेल होते हैं सबके नाम लिखेंगे और शेप्स के नाम लिखेंगे। जैसे कुछ सेल्स ओवल शेप के होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, है ना, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे रॉड शेप के होते हैं। तो सब सब सेल का शेप अलग अलग है बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। वो कहाँ यूज हो रहे हैं उसके हिसाब से उनका शेप होता है। जैसे हमारे जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं वो हमारे होते हैं नर्व सेल। कौन से होते हैं? नर्व सेल। सुना आपने नाम? नर्व सेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल। समझ रहे हैं क्या? तो उनका उनका लॉन्गेस्ट होना जरूरी क्यों है? बिकॉज उनको मैसेजेस कंडक्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बॉडी के अंदर ही, इसलिए उनका लॉन्ग होना जरूरी है। समझ गए ना? तो सेल का शेप और साइज उनके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एक बार इसको रिवाइज करके आना और